Hello everyone. So this is the second video of the topic at unit second solution, right? आज हम करेंगे about solubility and vapor pressure. ठीक है, दो टॉपिक्स आज हम करेंगे. तो solubility basically होती क्या है? Solubility of a substance, it is maximum amount of that substance that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specific temperature. ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है, एक मैक्सिमम अमाउंट जो है आपकी सोल्यूट की, कितनी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोलवेंट के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर घुल सकती है, उसे हम कहते हैं उस सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट. ठीक है, नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सोलवेंट पर डिपेंड करता है. ठीक है, एज वेल एज ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर. राइट, तो ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है? ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोलवेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो लेट अस कंसिडर द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और गैस इन द लिक्विड. सॉलिड और गैस का क्या जो है, क्या फैक्टर्स है जो सोल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं. तो पहला है हमारा सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कैसे डिसॉल्व करते हैं. एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन गिवन लिक्विड. राइट, एक पर्टिकुलर लिक्विड में सारे सॉलिड डिसॉल्व नहीं होते. वाइल सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एंड शुगर डिसॉल्व रेडिली इन वाटर. राइट, द नैप्थलीन एंड एंथ्रासिन, ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे डू नॉट. जो सोडियम क्लोराइड है या शुगर है वो वाटर के अंदर रेडिली डिसॉल्व रहती हैं, लेकिन जो नैप्थलीन है और एंथ्रासिन है वो डिसॉल्व नहीं होते. लेकिन नैप्थलीन और एंथ्रासिन जो है दे विल डिसॉल्व रेडिली इन बेंजीन. ठीक है, बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, लेकिन बेंजीन के अंदर सोडियम क्लोराइड या शुगर नहीं करते. राइट, तो स्पेसिफिक सोल्यूट्स जो है वो स्पेसिफिक सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं. It is observed that the polar solutes dissolve in polar solvents, right? And non-polar solutes in non-polar solvents. ठीक है, अब ये पोलर या नॉन पोलर क्या होते हैं? ठीक है, पोलर आपके वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर चार्ज होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सोडियम क्लोराइड है. अगर आप इसको पानी में डालोगे तो वो सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव. राइट, ये सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयन इसमें टूट जाएगा, तो ये हो गया ना पोलर. पोलर क्या होता है? पोलर बोलते हैं अपोजिट चीजों को ना, जैसे आपके ये है नॉर्थ पोल, साउथ पोल्स हैं. ठीक है, पोलर एरियाज होते हैं. तो पोलर का हमारा मतलब है अपोजिट. तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों चीजें क्या है? दे आर अपोजिट टू ईच अदर. राइट, in general, a solute dissolve in a solvent if the intermolecular interaction are similar in the two, और we में से like dissolve like. ठीक है, बहुत एक कॉमन फ्रेज है यहाँ like dissolve like की. ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो आपके पोलर हैं वो पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होंगे, जो नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर के अंदर, यानी अपने जैसों के अंदर जो है वो डिसॉल्व होते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? राइट, सो व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, जब एक सॉलिड सोल्यूट, ठीक है, इसको हम एक सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, सम सोल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन. ठीक है, जैसे ही हम उसको डिसॉल्व करेंगे सॉल्यूशन के अंदर आपके सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन. क्या होता है डिसोल्यूशन? जब आपका जो सोल्यूट है वो सोलवेंट के अंदर घुल के सॉल्यूशन के अंदर अपनी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा ले. Some solute particles in solution collide with the solid solute particles and get separated out of the solution, and this process is called crystallization. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन? कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो सोल्यूट में, जो सोल्यूट के वो घुल तो गए हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर जो बचा हुआ सोल्यूट है ना उसके ऊपर से जाकर चिपक गए हैं. राइट, एंड सोल्यूशन से अलग हो गए, उनके क्रिस्टल्स बन गए हैं. तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन टू प्रोसेस अकर एट द सेम रेट. राइट, एक ऐसी स्टेज भी होती है जिसमें दोनों जो है वो
दीज टू प्रोसेस अकर एट द सेम रेट, ये सेम रेट पर होती हैं, ठीक है। अंडर सच कंडीशंस number of solute particles going into the solution will be equal to the solute particles separating out, ठीक है। क्या मतलब इसका कि ऐसे सिचुएशन पर जो आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो सोल्यूशन में जा रहे हैं, डिसोल्यूशन हो रहा है, एंड सोल्यूट के वो पार्टिकल्स जो सोल्यूशन से सोलवेंट पे जा रहे हैं, सॉरी डिसोल्व फॉर्म से क्रिस्टल फॉर्म में जा रहे हैं, तो वो दोनों बराबर जाते हैं, ठीक है। एंड अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ऐसा इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को जो है हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, राइट। यहां तक आई होप आप सभी का क्लियर हो गया हो, ठीक है। At this stage, the concentration of solute in solution will remain constant under the given condition. अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करके रखते हो, ठीक है, तो जो आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है, राइट। सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर सॉल्वेंट्स, ठीक है। जो लिक्विड सॉल्वेंट्स है, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर आप गैसेस भी डिसॉल्व कर रहे हो, वो भी सेम तरीके से जाती है, ठीक है। Such a solution in which more solute cannot be dissolved, ठीक है। एक ऐसा solution जिसके अंदर और ज्यादा सोल्यूट नहीं घुल सकता, ऐसे solution को हम बोलते हैं saturated solution, right। And an unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at any जो है सेम टेम्परेचर पर, ठीक है। अगर हम बात, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 20 सेल्सियस की बात कर रहे हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर 100 ml वाटर के अंदर सिर्फ 20 ग्राम जो है वो शुगर जा सकती है, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। कि अगर आपने 20 ग्राम को घोल दिया, सॉल्यूशन बन गया, अगर आपने इसमें 20 ग्राम और डाल दी ना, तो वो नीचे बैठ जाएगी, सिर्फ उसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक होता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो क्या होता है, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पर ही 100 ml के अंदर चलती तो है, जो घुलती है वो है 20 ग्राम शुगर, लेकिन मैं सिर्फ 10 ग्राम घोल दूं, इसका मतलब अभी भी 10 ग्राम की जो है वो कसर बाकी है ना, 10 ग्राम में और डाल सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन होता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें आपकी सोल्यूट की कंसेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो अभी भी बढ़ सकती होती है। द सोल्यूशन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये जो सोल्यूशन है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, विद डिसोल्व सोल्यूट, ठीक है, डिसोल्व जो अनडिसोल्व सोल्यूट है उसके साथ, इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। ये आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन है एंड कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इसी के अंदर आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसा ही एक आपका जो सॉल्यूशन है जिस जो आपका इक्विलिब्रियम पे है वाटर के साथ और गैस का, ठीक है, उसमें है क्या, उसमें ये है कि जो आपका सोल्यूट है, ठीक है, जो अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। Thus the concentration of solute in a solution is its solubility, ठीक है। कितना सोल्यूट है कितना नहीं है वो उसकी सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करता है, राइट। आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर है। Earlier we have observed that solubility of one substance into another depends on the nature of substances, ठीक है, ये नेचर पर डिपेंड करता है। एंड इन एडिशन टू दिस वेरिएबल टू पैरामीटर्स, कौन कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर। तो टोटली तीन पैरामीटर्स हैं जो आपके डिसोल्यूशन को डिफाइन करती है, नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जो आपकी जो डिसोल्यूशन है उसको अफेक्ट करते हैं, राइट। आई होप यहां तक आप सभी का क्लियर है। देन हम करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर चेंज, ठीक है। सिग्निफिकेंटली यानी आपको बहुत एक अमाउंट में जो है वो टेम्परेचर का चेंज दिखता है टेम्परेचर की वजह से। कंसिडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 2.10, ठीक है। एंड दिस डायनेमिक इक्विलिब्रियम है
तो उसको ली चैटलर प्रिंसिपल फॉलो ही करना पड़ेगा। ली चैटलर प्रिंसिपल याद है किसी को? 11th क्लास थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था, ठीक है। In general, if in a nearly saturated solution the dissolution process is endothermic, जो आपकी dissolution process है अगर वो endothermic है, then the solubility should increase with the rise in temperature। इसका मतलब जो आपकी solubility है वो temperature के साथ बढ़ेगी, एंड अगर जो आपका डिसोल्यूशन वाला जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है तो solubility जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट तो ये है आपका एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, राइट। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दैट प्रेशर डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। जब सॉलिड्स को हम लिक्विड्स में घोलते हैं तो प्रेशर का कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। दिस इज बिकॉज दैट सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, और प्रेशर की चेंज की वजह से उनके ऊपर जो है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, राइट। आई होप यहां तक आप सभी को टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट अभी हम करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, राइट। तो अब हम करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। कि लिक्विड के अंदर जो गैसेस हैं उनकी क्या सॉल्युबिलिटी होती है, वो कैसे किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, राइट। मैनी गैसेस डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो वाटर में डिजोल्व होती हैं, बट ऑक्सीजन डिजोल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट। जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो एक बहुत कम अमाउंट में जो है, कम एक्सटेंट तक जो है वाटर के अंदर डिजोल्व होती है। इतने कम होने के बावजूद भी इट इज द डिजोल्व ऑक्सीजन रिच वाटर दैट सस्टेन्स द एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। इतना कम डिजोल्व होने के बाद भी ये ऑक्सीजन जो है वो एक्वेटिक लाइफ को सस्टेन करती है, राइट। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस दैट इज HCl इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, राइट, बहुत ज्यादा सोल्यूबल है। अब ऐसे क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिन पर ये सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है? ऐसा क्यों है कि जो ऑक्सीजन है वो एक स्मॉल एक्सटेंट तक जो है डिसॉल्व करती है, और जो हाइड्रोक्लोराइड गैस है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो बहुत जो है सोल्यूबल है। The solubility of gas in liquids is greatly affected by pressure and temperature, ठीक है। जो solubility होती है gases की liquid के अंदर, it is affected by pressure and temperature। ये pressure और temperature से affect होती है, right। The solubility of gas increase with increase in pressure, right। The solubility of gases increase with increase of प्रेशर, यानी प्रेशर जितना आप बढ़ाओगे उतनी जो गैस है वो लिक्विड के अंदर सोल्यूबल होगी, राइट। फॉर सोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड इन अ सॉल्वेंट, ठीक है, अगर हम एक सोल्यूशन ले जिसमें हमने गैस को एक सॉल्वेंट में जो है मिलाया है, कंसिडर अ सिस्टम एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे जो आपको फिगर दिखा रखा है, एक ऐसा फिगर एज्यूम करिए, उसको कंसिडर करिए। द लोअर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज द गैसियस सिस्टम एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T, ठीक है। इस सॉल्यूशन के अंदर, इस फिगर के अंदर आप देखेंगे कि जो लोअर पार्ट है ये आपका सॉल्यूशन है, अपर पार्ट जो है वो आपकी गैसेस हैं एट अ टेम्परेचर T एंड प्रेशर P, ठीक है। अज्यूम दिस सिस्टम टू बी इन अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब हमने क्या देखा था? डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये यहाँ पर जो है आपका एक इक्विलिब्रियम बन रहा है, ठीक है, गैसेस और सॉल्यूशन के बीच में। कौन सा इक्विलिब्रियम? आपका डिसोल्यूशन वाला जो है ना, ऐसा ही सिमिलर, वो नहीं बट सिमिलर, ठीक है। अंडर दीज कंडीशंस रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स एंटरिंग एंड लीविंग द सॉल्यूशन फेज इज द सेम, ठीक है। कि जो आपका गैसियस पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन के अंदर जा भी रही हैं, ठीक है, और वो सॉल्यूशन के बाहर आ भी रही हैं। तो दिस इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम, जैसा हमने सॉलिड्स के केस में देखा था, राइट। सॉलिड्स के केस में क्या था कि आपका डिसोल्यूशन हो रहा है और आपकी क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, राइट। ये दो प्रोसेस थे ना जो डायनामिक इक्विलिब्रियम में थे। तो ऐसे ही आपका गैसेस के केस में गैस जो है वो सॉल्यूशन में आ भी रही है और सॉल्यूशन से बाहर भी जा रही है, राइट। Now increase the pressure over the solution phase by compressing the gas to a smaller volume, ठीक है। ये पिस्टन बहुत काम की चीज है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे,
हमने इस पिस्टन को थोड़ा नीचे मूव कर दिया है, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि इसके जो गैस का जो सोल्यूशन और गैस है, इन दोनों के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ गया, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया. दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स per unit volume over the solution and also the rate at which the gases particles are striking the surface of the solution to enter it. ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है, इस वजह से क्योंकि आपने पिस्टन को नीचे किया, ठीक है, तो जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट. अब देखो, पहले इस छोटे बॉक्स में आपके 2 पार्टिकल्स थे, अब इस छोटे बॉक्स में आपके 4-5 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो ये होता है आपका गैसियस नंबर जो है, गैसियस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, राइट. और क्या चीज इंक्रीज हुई है, the rate at which the gaseous particles are striking the surface of the solution, right. ये जो gaseous particles हैं ये नीचे कितनी जल्दी किस रेट से स्ट्राइक कर रहे हैं वो भी आपका इंक्रीज हो गया है, right. The solubility of the gas will increase until a new equilibrium is reached, resulting in an increase in the pressure of a gas above the solution and thus its solubility increase. दोबारा समझो, the solubility of the gas will increase. ये जो solubility है वो increase करेगी कब तक, जब तक एक नया equilibrium नहीं आ जाता. कौन सा equilibrium, that results in an increase in the pressure, ठीक है. जब पिस्टन ऊपर था, ठीक है, तो आपके यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बना हुआ था, ठीक है, जब पिस्टन नीचे हो गया, ठीक है, तो भी जो आपके सोल्यूबिलिटी है वो जब तक इंक्रीज होगी जब तक गैस और जो आपका सोलवेंट है, सॉल्यूशन है, उसके बीच में जो है आपका इक्विलिब्रियम नहीं बन रहा, राइट. अब यहां से हमें मिलेगा हमारा हेनरी लॉ, राइट. हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सोल्यूबिलिटी. यहाँ पे ना इस चीज को थोड़ा ध्यान दो कि आपका जो जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जो सोल्यूबिलिटी है या जो प्रेशर है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था, ये सबसे पहले दिया था हेनरी ने, ठीक है. और उसने क्या कहा था, हेनरी सेड, किसका रिलेशन था, प्रेशर का और सोल्यूबिलिटी का, किसमें, गैस में, ठीक है. और इसी लॉ को हम कहते हैं आपका हेनरीज लॉ, ठीक है. हेनरी लॉ क्या था, हेनरी लॉ गिव्स द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड सोल्यूबिलिटी, राइट. सो व्हाट डज द लॉ स्टेट्स, ये लॉ बोलता क्या है, ये लॉ कहता है दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की लिक्विड में, is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or solution, right. इसने क्या बोला, इसने बोला कि ये जो आपका से मैं यहाँ से इस फिगर से आपको समझाती हूँ ये चीज, ठीक है. हेनरी लॉ ने क्या कहा, हेनरी लॉ ने कहा कि ये गैस इस सॉल्यूशन के अंदर कितनी ज्यादा सोल्यूबल होगी, यानी जो उसकी सोल्यूबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, पार्शियल प्रेशर से, ठीक है. अगर आपको 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक याद हो तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, अगर आप एक मिक्सचर ऑफ गैस ले रहे हो तो हर गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो वॉल ऑफ द कंटेनर पे और विद इन द जो है मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, राइट. उसी को हम कहते हैं आपका पार्शियल प्रेशर, ठीक है. मान लो यहाँ पे हमने गैस 1 ली है, ठीक है, तो ये गैस 1 के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सॉल्यूशन S1 पर कितना प्रेशर डालेंगे उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर, राइट. सो ये सोल्यूबिलिटी इस पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है. कैसे, अब इस चीज को ना बहुत आराम से समझो. ये मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये ऊपर जो है वो गैस है, ठीक है. मैं जितना पिस्टन को नीचे करा मैंने, ठीक है, प्रेशर बढ़ा, ठीक है, और जितना मेरा प्रेशर बढ़ा उतना मेरे सॉल्यूशन के अंदर गैस मॉलिक्यूल जो है वो एंटर हुए ज्यादा, ठीक है. अब क्योंकि ये रेट बढ़ा तो जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई, राइट. इतना क्लियर हुआ. तो ये है आपका हेनरी लॉ. हेनरी लॉ क्या कहता है, दोबारा मैं बता देती हूँ कि किसी भी गैस की जो सोल्यूबिलिटी है, ठीक है, एक सॉल्यूशन में, वो उस गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है. कौन सा गैस, कौन सी गैस, जो गैस आपके सॉल्यूशन के ऊपर है, राइट.
Dalton, a contemporary of Henry, also concluded independently that the solubility of a gas in liquid solution is functional of partial pressure of the gas. ठीक है, अब इन्होंने भी यही बोला था, किसने, हेनरी ने भी यही कहा था, डाल्टन ने भी यही कहा था कि जो सोल्यूबिलिटी है किसकी, गैस की, किसमें, लिक्विड के अंदर, इट इज फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का उस पर जो है वो डिपेंड करता है, राइट। And if we use mole fraction of a gas in the solution as a measure of its solubility, अगर आप जो है solubility को measure करने के लिए mole fraction को use करते हो, then it can be said, तो ये कहा जा सकता है, ठीक है, क्या, कि जो mole fraction है गैस का solution के अंदर is proportional to the partial pressure of the gas over the solution, right। मैं दोबारा आपको बोल के बताती हूँ, दोबारा समझो इस चीज को, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, समझो इस चीज को। मैंने क्या कहा है, क्या लिखा है यहाँ पर, इन्होंने कहा है कि अगर आप सोल्यूबिलिटी को, ठीक है, अगर आप सोल्यूबिलिटी को मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में लो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, कि जो मोल फ्रैक्शन है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर गैस का, वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो यहां तक आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया हो, ठीक है। क्या चीज, कि हमने अगर सोल्यूबिलिटी को मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में लिया, अगर हमने सोल्यूबिलिटी को, ये जो सोल्यूबिलिटी है इसको अगर हम मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में ले लें, तो ये मोल फ्रैक्शन जो है वो पार्शियल प्रेशर से प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम सोल्यूबिलिटी को मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में लेंगे कैसे या क्यों लेंगे, राइट। अब एक चीज समझो, सोल्यूबिलिटी क्या होती है, सोल्यूबिलिटी होती है कि जो आपकी गैस है वो आपके लिक्विड के अंदर कितनी घुली है, राइट, ये हो गई सोल्यूबिलिटी, ठीक है। अब हम इसे समझेंगे कैसे, हम इसे समझेंगे कि अगर मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स x हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है मोल जो है वो y है, ठीक है, टोटल जो सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड और गैस का वो बनेगा x प्लस वाई, ठीक है। यानी अगर मैं मोल फ्रैक्शन लूं गैस का, वो किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू x बाय x प्लस वाई, राइट। इसका मतलब अगर ये मोल फ्रैक्शन ज्यादा हुआ, ठीक है, तो क्या मतलब होगा, ये सॉल्यूशन के अंदर x जो है वो ज्यादा है, राइट, जो रेशियो है वो बड़ी आएगी, वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, ठीक है। अब सॉरी 1 से ज्यादा नहीं, 1 से कम आएगी, लेकिन एज कंपेयर टू y ज्यादा आएगी, ठीक है। तो दिस x डिवाइड बाय x प्लस वाई, ठीक है, ये वैल्यू क्यों डिपेंडेंट है प्रेशर पे, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा उतने ही तो मॉलिक्यूल्स आपके जो है सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे ना। तो बहुत सिंपल सी चीज है, तो तीन चीजें हैं हमारे पास, सोल्यूबिलिटी, पार्शियल प्रेशर और आपका मोल फ्रैक्शन, और ये तीनों चीजें जो हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल इन द सेंस कि अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो आपकी मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। अगर आपका प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो उसी को हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी का बढ़ना, इसका इंक्रीज होना, राइट। तो आई होप ये टॉपिक आप सभी को क्लियर हो गया है, ठीक है। तो एक था हमारे पास हेनरी लॉ और एक था हमारे पास डाल्टन्स लॉ, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है, जो हेनरी लॉ है उसकी जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो क्या है, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वेपर फेज में, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। दोबारा समझो कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वेपर फेज में, जो आपका पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है किससे, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या चीज है, पार्शियल प्रेशर जो है वो वेपर फेज में है, ठीक है, और जो मोल फ्रैक्शन है वो आपका उसी सेम गैस का है लेकिन सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो आपने समझा क्या कि पार्शियल प्रेशर अगर जो है आपका वेपर फेज में ज्यादा है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा और उसकी वजह से
जो गैस का सॉल्यूशन के अंदर जो है मोल फ्रैक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगा, राइट। आई होप ये जो आपकी लो फॉर्म है तो आपको क्लियर हो गया होगा तीनों चीजें, कि सोल्यूबिलिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, उसको हाईलाइट भी कर देती हूँ यहाँ पर, ये चीज, ये आपका हेनरी लो की जो है कॉमन फॉर्म, जो उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, दैट प्रेशर P ऑफ द गैस, ठीक है, वेपर प्रेशर है गैस का, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेम गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट को यूज करेंगे, और इस कांस्टेंट को यहाँ कहा जाता है KH इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल सी चीज है आपकी। ठीक है, एंड इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वर्सेस द मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमें पता है ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ऐसी सी आपकी जाएगी, राइट। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर, राइट। तो KH वैल्यू है वो अलग अलग गैस की होती है। हाँ भाई, ये गैस है तो ये KH वैल्यू होगी, ये गैस है तो ये KH वैल्यू होगी, सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, हम यहाँ पे सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। दिस सजेस्ट दैट KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। जो आपका KH होता है, इट इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस, यानी जो आपका KH है वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, राइट। यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। It is obvious from equation 2.11 that higher the value of KH at a given pressure, the lower is the solubility of the given gas in the liquid, right? जितनी ज्यादा, ये जो आपकी इक्वेशन थी जो हमने ऊपर देखी थी, इससे आपको पता चलता है कि जितनी ज्यादा आपकी KH की वैल्यू होगी, ठीक है, उतना ही कम जो है आपकी गैस की सोल्यूबिलिटी होगी। ठीक है, वो उससे जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। Higher the value of KH at a given pressure, lower is the solubility of that gas in the liquid, right? So it can also be seen from the table 2.2 that KH value for both N2 and O2 increase with increase of the temperature, indicating that solubility of gas, जो gas की solubility है, that increase with the decrease of temperature। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ये आपका N2 है, ये आपका O2 है। ठीक है, टेम्परेचर है 293, टेम्परेचर है 303, ठीक है, 293 303। अब 293 पे जो है KH की वैल्यू ये है, ठीक है, और 303 पे ये है। ठीक है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है, उतनी ज्यादा KH की वैल्यू और उतनी ही कम सोल्यूबिलिटी। इट इज ड्यू टू द रीजन दैट एक्वाटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन द वार्म वाटर। वार्म वाटर में जो O2 है वो भाग जाता है, ये उड़ गया, राइट, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस दी हुई हैं। क्या क्या है हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस? टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। जो आपकी कॉक की बॉटल्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, बेवरेजेस होती हैं, आपने देखा होगा कि वो जो है बोतल बहुत हाई प्रेशर में जो है सील की जाती है, ताकि जो उसके अंदर CO2 डली है वो डिजोल्व रहे, राइट। स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ डिजोल्व्ड गैसेस। ठीक है, जो स्कूबा डाइवर्स हैं उन्हें जो है डिजोल्व गैसेस जो है जो आपके वाटर बॉडी में होती हैं, ठीक है, उनसे डील करना पड़ता है व्हाइल ब्रीदिंग एयर एट अ हाई प्रेशर अंडर वाटर, राइट। अब अंडर वाटर में आप जो प्रेशर भी ज्यादा होता है, ठीक है, जो डिजोल्व गैसेस उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा हैं। सो इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीज सोल्यूबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन द ब्लड। ठीक है, अब जो बाहर गैसेस हैं उसकी वजह से जो प्रेशर ज्यादा है, उस प्रेशर की वजह से जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनकी सोल्यूबिलिटी ब्लड में बढ़ जाती है, राइट। व्हेन द डाइवर्स कम टुवर्ड्स द सरफेस, द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज। अब जो पानी के अंदर है, अगर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रेशर P लग रहा है, ठीक है, सरफेस पर आए, सरफेस पर प्रेशर P2 लग रहा है। अब जो हमारा P1 है वो P2 से ज्यादा है,
नीचे जो है प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे डाइवर्स ऊपर आएंगे सरफेस पर, ठीक है, P2 कम हो रहा है, ठीक है। दिस release the dissolved gases and led to the formation of bubbles of nitrogen in the blood, ठीक है। अब ये क्या होता है कि प्रेशर कम हो रहा है, तो जो ब्लड में डिजोल्व गैसेस है ना, वो जो है रिलीज होना शुरू हो जाती हैं एंड बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। एंड इसी बबल्स की वजह से जो कैपिलरीज है वो ब्लॉक हो जाती हैं एंड इट क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन कॉल्ड बेंड्स, राइट। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज क्वेश्चन समझ आएगा कि ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार आता है कि जो डाइवर्स होते हैं वो अंडर वाटर क्या चीज जो है उनको फेस करनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि जो डिजोल्व गैसेस होती हैं, जब जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो नीचे जाते हैं, जब हाई प्रेशर पे अंडर हाई प्रेशर जाते हैं, तो उनका प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो गैसेस है वो डिसॉल्व कर जाती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आ रहे होते हैं, सरफेस पर आ रहे होते हैं, सरफेस पर आने के बाद जो है इनका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट ब्लड में बबल्स बन के कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं, जो कि जिनको हम बैंड्स कहते हैं, और ये पेनफुल होते हैं एंड दीज आर डेंजरस टू द लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बेंड्स को अवॉइड करने के लिए और टॉक्सिक इफेक्ट जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन का नाइट्रोजन में, इसको कम करने के लिए द टैंक्स दैट आर यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम, ठीक है। इसमें हीलियम होती है, ठीक है। कितनी होती है? 11.7% हीलियम होती है, 56.2% आपकी नाइट्रोजन होती है, राइट, एंड 32.1% इसमें ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो ये इनका क्वेश्चन एक ये भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखिए, एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। मैंने अभी क्या बताया था, मान लो ये चीजें हैं, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा या यहाँ पे ज्यादा होगा, मैंने ये सारी बुक्स रख दी, ठीक है, बहुत सारी बुक्स जो है मैंने इस कॉलम में रख दी। तो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा, ये P1 जो है इस P2 से बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, इट इज मोर देन P2। दिस लेड, जब ऊपर जाएंगे तो जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होता जाता है, ठीक है, क्योंकि वो डिसोल्व नहीं रहती, वो रिलीज होती जाती है, ठीक है। दिस लेड्स टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। अब ऊपर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, उसकी वजह से आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लो जो है कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन एटमोसफेयर में कम है, बॉडी से ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाने लगती है, ठीक है। एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड और द क्लाइंबर्स, ठीक है, ये जो है ऑक्सीजन जो है वो बॉडी से बाहर जाने लगती है। लो ब्लड कैरी, जो लो ब्लड होता है, लो ब्लड ऑक्सीजन, इट कैन कॉज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक। अब जो लोग ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं ना, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, राइट, एंड इट क्रिएट्स अ कंडीशन कॉल्ड एनोक्सिया, ठीक है। ये एनोक्सिया होता है, यहाँ पे एक कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन, कैसी, जिसमें जो है आपका ढंग से सांस नहीं आती, ठीक है। बेसिकली सांस आती है, उसमें ऑक्सीजन नहीं आती, ठीक है। और उस कम ऑक्सीजन की वजह से जो है एक बहुत वीक हो जाते हैं और एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसको हम कहते हैं एनोक्सिया, राइट। उसके बाद हम करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। जो गैस की सोल्यूबिलिटी है लिक्विड्स में वो डिक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ, राइट। व्हेन डिसॉल्व, जब डिसॉल्व करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द लिक्विड फेज and the process of dissolution can be considered similar to condensation and heat is involved in the process, ठीक है। दोबारा समझो, जब भी डिसोल्यूशन होता है, जब डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड फेज में होती हैं, राइट, एंड लिक्विड फेज में होती हैं, एंड जो प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन का उसको आप कंडेंसेशन जैसा ही समझ सकते हैं, राइट, ठीक है। We have learned in the last section that dissolution process involve dynamic equilibrium, right? अगर dynamic equilibrium है तो वो ली चैटलर प्रिंसिपल को फॉलो करती है। 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा ली चैटलर प्रिंसिपल, राइट। As dissolution is an exothermic process, जो solubility है वो
टेम्परेचर के साथ घटती हैं, राइट, क्योंकि वो प्रोसेस जो है वो आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आई होप यहां तक आप लोगों को सभी को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपका टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, कि जो लिक्विड सॉल्यूशन है उनके अंदर वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है और कैसे बनता है, राइट। तो तब तक अगर टॉपिक समझ आया हो तो लाइक कर देना, और अगर किसी को समझना हो तो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।